गुड इवनिंग। आज सेंट्रीपिटल फोर्स को डील करते हैं। उसके अंदर जितने भी टेक्निक्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, इस सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सीधा सा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अब केंद्रीय बल की बात कर रहे हैं, तो अब केंद्रीय बल जो है वो थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा। देख लीजिए, हम लिख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल किसको कहते हैं? सिंपल सी बात है, यह एक छद्म बल है, यह एक सूडो फोर्स है। इट इज़ ए सूडो फोर्स। सिंपल सी बात है। ये क्या है हमारा? सबसे पहले कहेंगे कि इट इज़ ए सूडो फोर्स। इट इज़ ए सूडो फोर्स। इट इज़ ए सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब है कि झूठा बल है। फिर सवाल उठता है कि झूठा बल कैसे है, ये देखना पड़ेगा कि सूडो फोर्स जो ये कैसे है। इसको हिंदी में बोलते हैं एक छद्म बल है। यह एक छद्म बल है। छद्म बल। छद्म बल किसको कहते हैं? कहने का मतलब है दूसरे पे डिपेंड है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के संभव नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तभी सेंट्रीफ्यूगल होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। यहाँ लिखा है कि दिस फोर्स इज नॉट पॉसिबल। दिस फोर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। यह फोर्स बिना सेंट्रीपिटल के संभव नहीं है। यह फोर्स, यह बल बिना अभिकेंद्रीय बल के पॉसिबल नहीं है। यहाँ सीधा लिख देंगे कि यह बल अभिकेंद्रीय बल के बिना संभव नहीं है। समझना इसको। हमने क्या कहा? एक सूडो फोर्स है, एक छद्म बल है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के संभव नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। यह बिना अभिकेंद्रीय बल के संभव नहीं। इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, आउटवर्ड सेंटर। यह सेंटर से बाहर की तरफ होता है। लिखता है कि इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। यह सेंटर से बाहर की तरफ इसकी दिशा होती है, आउटवर्ड। इसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। समझना इसको। हमने कहा इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। और सेंट्रीपिटल क्या था? उसमें मैंने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्या का अनुदिश केंद्र की ओर होता है। मैंने एलोंग रेडियस इनवर्ड टुवर्ड्स सेंटर बोला। यहाँ बोला इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की ओर होता है। और एक और जानो इसके बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी लिखा रहे हैं यहाँ पे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
fugal force is possible only when observer is in rotating form. Observer is in rotating frame. हमने बोला कि यह बल तभी संभव है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी संभव है जब हमारा ऑब्जर्वर किधर हो, रोटेटिंग फ्रेम में हो। रोटेटिंग फ्रेम से मतलब क्या होता है? घूमता हुआ, चलता हुआ फ्रेम। एक्सलेटेड फ्रेम को हम लोग रोटेटिंग फ्रेम कहते हैं। एक्सलेटेड फ्रेम जैसे कार मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो कार हमारा एक्सलेटेड फ्रेम है। इसका मतलब हुआ कि अपकेंद्रीय बल तभी संभव है जब प्रेक्षक या ऑब्जर्वर, जब प्रेक्षक बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, रोटेटिंग फ्रेम हो। रोटेटिंग फ्रेम किसको कहते हैं समझा देते हैं। जब ऑब्जर्वर कहाँ पे हो? रोटेटिंग फ्रेम में हो। समझना यहाँ। सबसे पहले हमने कहा केंद्रीय बल क्या है? इट इज ए सूडो फोर्स, या एक सूडो फोर्स है, या छद्म बल है, झूठा बल है। रियलिटी है कि कोई फोर्स ही नहीं। जब तक अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तब तक अपकेंद्रीय बल की बात हम लोग नहीं कर सकते। दिस फोर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। यह बल बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के संभव नहीं है, बिना अभिकेंद्रीय बल के संभव नहीं है। इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर। सेंटर से बाहर की ओर होती है। इसकी दिशा किधर होती है? सेंटर से बाहर की ओर। और अपकेंद्रीय बल की दिशा है ये। यदि अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे थे तो सेंटर की तरफ होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी संभव है जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो, यानी घूमता एक्सलरेटेड फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम का मतलब होता है एक्सलरेटेड फ्रेम। इतनी बात जाना। इसमें अब ये इसको थोड़ा सा देखना कि आखिर ये फ्रेम जो होता है इसको हम कैसे समझाना, कैसे इसको हम कैसे समझेंगे रोटेटिंग फ्रेम को, और फिर देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स यदि बाहर की तरफ इसकी दिशा होती है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर कैसे होता है, सेंटर से बाहर की ओर कैसे होता है। पहले ये हमको देखना पड़ेगा। इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए आप, यहाँ मान लो हमारा एक ये सर्कुलर पाथ हमारा है। ये क्या हमारा? ये हमारा सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ। इस पर एक मिनट, ये सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि गाड़ी चल रही जा रही है, इस पर कार जा रही है, इस पर कार चल रही है। तो कार यहाँ जो है एक्सलरेटेड फ्रेम है, स्वाभाविक है। कार जब एक्सलरेटेड फ्रेम है, इधर इसका सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लगेगा, AC लगेगा। यहाँ कार हमारा एक्सलरेटेड फ्रेम है। ध्यान देना आप, कार क्या है हमारा? एक्सलरेटेड फ्रेम। कार यहाँ पे क्या है हमारा? एक्सलरेटेड फ्रेम। जैसे ही हम लोग एक्सलरेटेड फ्रेम बोलते हैं तो इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब सवाल ये उठता है कि इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन इनर्शियल क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहेंगे? फिर समझना है आप। हमने कहा सर्कुलर पाथ पे कार चल रही है, कार चल रही थी, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन या अभिकेंद्र उत्तोलन किधर है? सेंटर की तरफ। ये हमारा सेंटर है। तो जब एक कार एक्सलरेटेड फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन्स लॉ की बात करो, पहला लॉ इनर्शिया की बात करता है। यहाँ क्या हो रहा है? पहला लॉ क्या कहता है कि बॉडी जब रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म स्पीड में हो तो वह उसी अवस्था को बना के रखती है, माने टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
किसी बॉडी की अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी मूल अवस्था में जो रहने की प्रवृत्ति होती है, उसकी जो टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कार एक्सीलरेट है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है, त्वरित फ्रेम है, तो इसको हम लोग इनर्शिया ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो न्यूटन्स लॉ इज नॉट वायलेट। ध्यान देना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि न्यूटन्स लॉ इज नॉट वायलेट, न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड। अब समझना इस चीज़ को। अब ये बताओ, इसको ध्यान से देखना। सर्कुलर पाथ पे कार घूम रही है, एक्सीलरेटेड कार है, मोशन में है, तो इसको हम लोग एक्सीलरेटेड फ्रेम बोलेंगे। कार को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड फ्रेम, त्वरित फ्रेम। तो जैसे ही एक्सीलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल हो गया ना, क्योंकि इनर्शिया का क्या है, वो अपनी मूल पोजीशन को बना के रखेगी, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सीलरेटेड फ्रेम है, जब एक्सीलरेटेड है तो क्या है हमारा, नॉन इनर्शियल है। लेकिन लॉ कहता है, न्यूटन का लॉ, कि इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, इनर्शिया की बात करता है न्यूटन का नियम। लेकिन यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात हो रही है, मतलब न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है। याद रखना, न्यूटन का नियम वैलिड नहीं है। इसका मतलब तुमको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए न्यूटन लॉ को वैलिड तो होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन लॉ तो फोर्स की ही बात करता है। पहला नियम फोर्स का डिफिनीशन देता है, दूसरा नियम फोर्स का वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड देता है, तीसरा लॉ दो फोर्स के एक्शन रिएक्शन की बात करता है। माने जब भी न्यूटन लॉ की बात करते हैं तो हम फोर्स की ही बात आती है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि न्यूटन लॉ वैलिड ही नहीं है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बल की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन लॉ को वैलिड करना पड़ेगा। अब समझना, यहाँ पे फिर से सुना। यहाँ हमने कहा ये सर्कुलर मोशन है, कार एक्सीलरेटेड है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है। जैसे ही कार एक्सीलरेटेड फ्रेम है, तो एक चीज़ याद रखना कि जितने भी एक्सीलरेटेड फ्रेम होते हैं, त्वरित फ्रेम होते हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। कैसा फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होगा ना, न्यूटन का नियम वैलिड नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन लॉ तो फोर्स की बात करता है, न्यूटन लॉ तो इनर्शिया की बात करता है, उसकी प्रॉपर्टी इनर्शिया है ना। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लेकिन ये क्या हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शिया है ही नहीं तो उसमें न्यूटन का नियम वैलिड नहीं है। लेकिन हमको निकालना क्या है, इसी पे फोकस करो। हमको निकालना क्या है, हमको फोर्स निकालना है। जब हमको फोर्स निकालना है तो न्यूटन लॉ को वैलिड होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम तरीका अपनाते हैं। ये जो कार है ना, हमने यहाँ क्या लिखा था, यह फोर्स तभी संभव है जब रोटेटिंग फ्रेम में क्या हो, ऑब्जर्वर हो उसमें। तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे रख दो, बैठा दो इस जगह पे, कार के ऊपर बैठा दो, तुम अपने बैठ जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर किस पर बैठा दिया, कार के ऊपर बैठा दिया। अब क्या होगा कि ऑब्जर्वर जैसे ही इसके ऊपर बैठेगा तो इधर फोर्स लगना शुरू होगा। तुम एक काम करो, तुम अपने को छत के पर बैठा दो, कार की छत पे, बस की छत पे। तो जैसे बस ऐसे घूम रही है ना, तो तुम फोर्स किधर लगाओगे, आउटवर्ड लगाओगे फोर्स ना। एकदम सोचो इस चीज़ को, सर्कुलर पाथ पे तुम कार की छत पे बैठे हो, या एक ऑब्जर्वर कार की छत पे, चूहा रख दो, बिल्ली रख दो, तुम बैठ जाओ उस पर। तो तुम क्या देखोगे, कार जब ऐसे घूमती है तो फोर्स किधर लगता है, बाहर की तरफ। मतलब हम न्यूटन लॉ को वैलिड करना पड़ेगा। तो न्यूटन लॉ वैलिड जैसे होगा, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे हम। इसका निगेटिव फोर्स जैसे ही बाहर लगाएंगे तो वह जिस समय हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा। यहाँ जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही तुम्हारा वैलिड कर दिया न्यूटन के लॉ को, और यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक बार फिर सुनो, हमने क्या बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, सूडो फोर्स है, झूठा बल है, यह बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के संभव नहीं है। इसका बोला डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, सेंटर से बाहर की तरफ होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हमने कहा यह फोर्स तभी संभव है जब ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, ऑब्जर्वर हमारा रोटेटिंग फ्रेम में हो, घूमते हुए फ्रेम ऑब्जर्वर होगा, वो फील करेगा। यहाँ हमने कहा कि एक कार को हमने यहाँ पे चलते हुए दिखाया है। कार कैसा फ्रेम है, कार एक एक्सीलरेटेड फ्रेम है। जैसे हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम की बात करते हैं तो कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। एक चीज़ याद रखना, एक्सीलरेटेड फ्रेम जो भी होगा वह नॉन इनर्शियल होगा। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम है
तो न्यूटन लॉ तो वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि न्यूटन लॉ के लिए कैसा फ्रेम चाहिए, इनर्शियल फ्रेम चाहिए, जड़त्वीय गुण होना चाहिए उसमें, तो उसमें न्यूटन लॉ का वैलिड नहीं है। जब न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है तो फोर्स की बात नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे हम लोग, तो न्यूटन लॉ को वैलिड करते हैं। तो वैलिड कैसे करेंगे, क्योंकि फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स निकालेंगे तो न्यूटन लॉ वैलिड जब तक नहीं होगा तब तक फोर्स की बात हम कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो हमने क्या कि यहाँ रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा दिया। अब स्वयं फील करो इस फोर्स को, कि कार की छत पे या बस की छत पे बैठे हो, तो जैसे ही कार होगा तो इसका एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जर्वर अपोजिट फोर्स लगा। यही जो निगेटिव फोर्स हमारा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर से बाहर की तरफ हमेशा उसको फोर्स लगता रहेगा, और वह फोर्स जो है वह फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक बात और बैठा लो ध्यान में, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जब अब केंद्रीय बल होगा, तब केंद्रीय बल होने की स्थिति में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। याद रखना एक चीज़ यहाँ पे, यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। एग्जाम्पल की बात, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझने वाला एग्जाम्पल। गाड़ी चलती है, गाड़ी के पीछे चलो, कीचड़ यदि गाड़ी के चक्का में फंसा हुआ है तो देखोगे कि कीचड़ बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुमको रंगीन कर देगा वो अगला चक्का घूम रहा है, बस का पहिया, गाड़ी का पहिया, कार का पहिया घूम रहा है, और तुम पीछे से जा रहे हो, तो तुमको जो छींटे हैं ना, कीचड़ छींटे सीधे तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा। कार ऐसे जा रहा है, घूम रहा है सर्कल पाथ में, और कीचड़ किधर आ रहा है, कीचड़ तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए इस चीज़ को, इसको बार बार देखना। मैन इंपॉर्टेंट जो इसमें है, जो क्वेश्चन आने की बात आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की दिशा किधर होती है। स्टार मार देना चाहिए, दिशा किधर होती है। क्लियर है, देखो इसको। चलो इस पे क्वेश्चन डालते हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं। एक इस पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन, द स्ट्रिंग विल ब्रेक if maximum tension is more than 25 न्यूटन। कारण रस्सी टूट जाएगी यदि रस्सी में मैक्सिमम टेंशन 25 न्यूटन से ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम 25 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझना इस बात पार्ट को, कि कारण स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ़ मैक्सिमम टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। रस्सी टूटेगी यदि मैक्सिमम टेंशन कितना हो, 25 न्यूटन से ज़्यादा हो। इसका मतलब मैक्सिमम टेंशन कितना दिया हुआ है, 25 न्यूटन। तो फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉल with which it can be moved, with which it can be moved, ताकि ये घूम सके। यहाँ पे दिया हुआ तुम्हारा गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L बराबर 1.96 मीटर दिया गया है। मास ऑफ बॉल दिया हुआ है, मास ऑफ बॉल ये m जो दिया हुआ है तुम्हारा, मास ऑफ बॉल दैट इज m 0.25 kg तुमको दिया हुआ।
ये सारी चीज़ें दी हुई है। कह रहा है कि रस्सी टूट जाएगी यदि मैक्सिमम टेंशन कितना हो, 25 न्यूटन से ज़्यादा हो। तो कह रहा कि बॉल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा ताकि वह मूव कर पाए उस सर्किल में, क्या हो, मूव कर पाए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा सबसे पहले दिमाग ये लगाना पड़ेगा, जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम टेंशन मतलब जैसे रस्सी में मैक्सिमम टेंशन कैसे होगा। देखो यहाँ हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा मान लो कि सर्कुलर पाथ, ये मान लो हमारा सर्कुलर पाथ, ठीक है, और सॉरी, तो ये जो रस्सी हमारा है इसमें टेंशन तो इधर होगा। टेंशन कब होगा, जब इधर कोई फोर्स जो है उसको उस अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचे कोई फोर्स, तब तो रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होगा। समझना इस बात को। घुमा रहे हैं सर्किल में, घूम रहा है रस्सी, उसमें बॉल लगा हुआ है 0.5 kg का। रस्सी में मैक्सिमम टेंशन कब होगा, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई खींचने वाला फोर्स है। सोचने वाली बात है कि ये जो है हमारा इधर खींचने वाला, मान लो रस्सी हमारा ये स्ट्रिंग है, इसको इधर कोई खींचने वाला फोर्स होगा तब तो इसमें टेंशन ज़्यादा होगा। हमने कहा इधर यदि कोई फोर्स लगेगा, याद रखना कि आउटवर्ड फोर्स लगता है। आउटवर्ड फोर्स क्या होता है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये क्या होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये हमारा। क्लियर है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। तो ये जो टेंशन है ना, ये टेंशन ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ काम कर देगा। तो सीधा लिख देंगे हम टी मैक्स, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है और तुम जानते हो कि जो हमारा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है वही फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर mv²/r होता है। याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर क्या, mv²/r। यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये mv²/r मास है, रेडियस है, स्पीड। क्लियर। तो टी मैक्स भी फोर्स है, तो यहाँ लिखेंगे टी मैक्स इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे, mv²/, पहले टी लिखो, mv²/r। ध्यान देना, टी मैक्स होगा तब जब हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। समझना, m तो कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है। यदि हमारा टी मैक्सिमम तो v भी मैक्सिमम। तो टी मैक्स कितना है तुम्हारा, ये दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया गया है, 25 न्यूटन। यहाँ पे दे दिया 25 न्यूटन। मास कितना है देख लो, मास हमारा 0.25 है। यहाँ लिखेंगे 0.25, यहाँ लिखो v मैक्स। ये तो पूछा ही जा रहा है कि स्पीड मैक्सिमम निकालना है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड निकालना है। तो बटा क्या करोगे, और रेडियस कितना है, रेडियस मतलब रस्सी की लंबाई जो है यही रेडियस है ना, L/r। ये रस्सी की लंबाई ही रेडियस है। तो रेडियस कितना है, रेडियस है 1.96। एक काम करो, डेसिमल उड़ा दो, 25 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो, ये पार्ट देखना, ये हमारा v मैक्सिमम का स्क्वायर करो, कितना बचा यहाँ पे, ये आ रहा है 196। यहाँ v मैक्स कर दो तो v मैक्स होगा तो हमारा कितना होगा, 14 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। एक बार फिर देखो, कर रस्सी टूट जाएगी यदि उसमें मैक्सिमम टेंशन 25 न्यूटन से ज़्यादा। तो कह रहा कि बॉल का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा ताकि वह आसानी से घूम सके। ठीक है, जहाँ रस्सी की लंबाई दी हुई है, मास बॉल का दिया हुआ है, तो हमने कहा कि इस पर टेंशन मैक्सिमम कब होगा, जब उसके अपोजिट कोई फोर्स लगेगा ना, इधर फोर्स लगेगा आउटवर्ड। वो कौन सा फोर्स होगा हमारा, वो फोर्स हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। क्योंकि मैंने भी जस्ट बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल की दिशा जो होती है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है। और याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। तो टेंशन भी फोर्स है, तो टेंशन mv²/r। टेंशन मैक्सिमम तभी होगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो। टेंशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। m और r तो कांस्टेंट है, मास जो दिया गया है कांस्टेंट है, r जो दिया हुआ है कांस्टेंट है, रेडियस सर्किल का कांस्टेंट होगा। तो मास दिया गया है 0.25, डालो 0.25, v मैक्स स्क्वायर करो, r दिया हुआ है रेडियस मतलब लेंथ देख रहे हो, l और r रस्सी की लंबाई, यही रेडियस होगा 1.96। डेसिमल उड़ा दो, मार दो इसको, 25 कैंसिल हो गया, v मैक्स स्क्वायर 196 हुआ, v मैक्स 14 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। अब हमारी समझ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्टडी कीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने पढ़ाया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डालेंगे। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का कारण, कॉज क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और हमारी समझ से पूरी तरह समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं। गुड नाइट।